혹시 왜 이렇게 잘생겼나? वेलकम डियर रॉकर्स। कई दिनों के बाद आज हम फिर से फैमिली ऑडियंस को खुश कर देने वाली एक गुड फील मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है वंडरफुल नाइटमेयर। इस कोरियन मूवी को देखकर आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये किस इंडियन मूवी जैसी लगती है और साथ ही में वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। एक अमीर औरत का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। इस हालत में उसे परलोक से एक ऑप्शन मिलता है, अगर वो 1 महीना एक मिडिल क्लास औरत की लाइफ जिएगी तो वो कोमा से बाहर आ जाएगी। क्या वो 1 महीना एक साधारण औरत की लाइफ जीकर अपनी पुरानी ठाठ भरी जिंदगी में लौट पाती है? जानने के लिए इस बहुत ही टचिंग मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, यूट्यूब को नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक छोटी लड़की बताती है, मेरे पापा नेवी में थे और हमेशा मुझसे और मेरी माँ से बहुत दूर रहते थे। फिर एक दिन वो चल बसे। मेरी माँ पापा पर ही निर्भर थी तो वो पूरी तरह से टूट गई कि अब एक घर कैसे चलेगा। फिर एक दिन वो भी चल बसी, पर मैंने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं उनकी जैसी लाइफ नहीं जीऊंगी बल्कि इंडिपेंडेंट रहूंगी, बहुत मेहनत से पैसे कमाऊंगी। इस लड़की का नाम है येन हो और यही इस मूवी की हीरोइन है। यहाँ मूवी का टाइटल वंडरफुल नाइटमेयर डालकर होती है मूवी शुरू। कई साल के बाद एक बड़ी सिटी के एफएम रेडियो पर न्यूज चल रहा होता है कि एक रईस घर के टीनेज लड़के ने अपनी क्लासमेट को सेक्सुअली अब्यूज किया। लड़के का अमीर बाप सिटी की बेस्ट लॉयर को हायर कर चुका है और वो टैलेंटेड लॉयर और कोई नहीं, हीरोइन योनहू है। योनहू विक्टिम की माँ को केस वापस लेने को कहती है क्योंकि लड़के के पिता बहुत ही पावरफुल आदमी है। वो कुछ भी करके अपने बेटे को बचा लेगा और फॉरेन भेजकर पढ़ा लेगा, पर तुम्हारी बेटी को यहीं रहकर पढ़ना है। सोचो, फेसबुक, ट्विटर, इस पर रोज तुम्हारी बेटी का नाम और फोटोज आएंगे, उसकी चर्चा होती रहेगी और उसकी बहुत बदनामी होगी। इसलिए एक तगड़ा कंपनसेशन ले लो और केस वापस ले लो। विक्टिम की माँ चिल्लाती है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो क्या तब भी तुम पैसे लेकर उस कमीने को छोड़ देती? पर विक्टिम कहती है कि माँ, हम गरीब लोग कहाँ कोर्ट के चक्कर लगाते फिरेंगे, जस्टिस तो सिर्फ अमीरों को मिलता है, चलो घर चले। इस तरह येनहू इंसाफ को मरोड़ने में सफल हो जाती है। विक्टिम की माँ बेचारी कुछ नहीं कह पाती। येनहू का कलीग कहता है कि उस लड़की ने शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत कुछ सहा है, तुम खुद एक औरत होकर उस लड़के को क्यों बचा रही हो? पूरी सिटी जानती है कि उस लड़के ने ये किया होगा, पर तुमने तो अपना ज़मीर बेच दिया है। योनहू कहती है कि मुझे सेंटिमेंटल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं लॉयर हूँ और कानून में जो है वही मैं कर रही हूँ। योनहू की सोच ऐसी है कि वो किसी भी मर्द पर डिपेंड नहीं होना चाहती और सक्सेसफुल और अमीर बनने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, बाकियों की उसको कोई फिक्र ही नहीं है। अगले सीन में योनहू उस लड़के के बाप से मिलती है जो उसके बेटे को बचाने के लिए थैंक्स करता है। वो इस बस्ती को हटाकर एक शानदार टेक पार्क बनवाना चाहता है जिसके लीगल प्रॉब्लम्स के लिए भी वो योनहू को ही हायर करता है। इतना ही नहीं, योनहू को BMW कार और VVIP क्रेडिट कार्ड भी गिफ्ट करता है। योनहू के पास अब सब कुछ है, लेकिन अपने शानदार घर में वो अकेली रहती है। वो अपनी नई BMW में अपनी माँ की समाधि पर पहुंचती है और अपनी मरी हुई माँ को बताती है कि माँ, मैं वो लाइफ जी रही हूँ जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम पापा पर डिपेंड करती थी, पर मैं किसी मर्द पर डिपेंड नहीं करती हूँ। योनहू को लगता है कि सारे मर्द सेल्फिश और निकम्मे होते हैं। घर लौटते वक्त वो ड्राइव करते करते चश्मा ढूंढती है, लेकिन तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और योनहू गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाती है, जिसकी वजह से गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है। अगले सीन में योनहू एक वेटिंग एरिया में बैठी होती है जहाँ दीवारें एकदम सफेद हैं और उसके हाथ में एक टोकन है। योनहू कंफ्यूज्ड होकर रिसेप्शनिस्ट से पूछती है कि ये जगह कौन सी है और मैं कहाँ पर आ गई हूँ। वो योनहू का नाम और डेट ऑफ बर्थ पूछकर अपने आईपैड पर चेक करती है तो थोड़ा शॉक होकर अंदर जाती है। अंदर एक आदमी बैठा होता है जो इस ऑफिस का मैनेजर मालूम होता है। वो एक स्टाफ को डांट रहा होता है कि 30 दिन के बाद मरने वाली औरत को तुम अभी उठा के लेके आ गए और उसे स्वर्ग भी भेज दिया, मतलब ये यमराज का ऑफिस है। मैनेजर चिल्लाता है कि अब स्वर्ग का मैनेजर मेरा दिमाग खाएगा, तुम जैसे स्टाफ को तो मैं नरक में गड्ढा खोदकर वहां दबा दूंगा और वहां से फिर वर्क फ्रॉम होम करवाऊंगा। तभी रिसेप्शनिस्ट आकर बताती है कि इस आदमी ने गलती से योनहू नाम की औरत का एक्सीडेंट भी करवा दिया है, पर वो कोमा में है, इसलिए हम उसे आसानी से जिंदा कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर योनहू से झूठ कहता है कि तुम तो एक एक्सीडेंट में मारी जा चुकी हो। योनहू बहस करती है कि BMW जैसी सेफ कार का एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता, प्लीज कुछ कीजिए और मुझे फिर से जिंदा करके धरती पर भेज दीजिए, मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है। अब मौका पाकर मैनेजर कहता है कि अगर तुम हमारी मदद करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ। दरअसल एक मिडिल क्लास फैमिली की औरत को मेरे नालायक स्टाफ ने गलती से मरवा दिया, हालांकि वैसे उसे 30 दिन के बाद ही मरना था। तुम्हें सिर्फ 30 दिन उसके शरीर में जीना होगा,
पहले तो येनहू मना करती है, लेकिन और कोई रास्ता न पाकर वो मान जाती है। वे योनू को एक स्क्रीन पर हाथ रखने को कहते हैं और अगले ही सेकंड वो किसी और के शरीर में प्रवेश होती है। ड्रेस में से बदबू आ रही होती है और अपने बिखरे हुए बाल देखकर वो चिल्लाती है। तभी एक आदमी आकर कहता है कि रोज रात को हॉरर फिल्म देखती हो और सुबह सुबह चिल्लाने लगती हो, और ये क्या, तुमने मेरा निकर क्यों पहन के रखा हुआ है? छी, मैंने इस आदमी का निकर क्यों पहना हुआ है? ये सोचकर वो उतारना जाती है, पर उस आदमी को देखकर फिर से पहन लेती है। तभी वो एक फोटो को देखती है तो पता चलता है कि वो एक शादीशुदा औरत की बॉडी में है और ये आदमी उसका पति है, मतलब मेरा पति। इस पति का नाम ह्युआन है। योनहू शॉक हो जाती है क्योंकि वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। बाहर एक टीनेज लड़की बैठी होती है जिसका नाम किमी है। वो कहती है कि मम्मी खाना जल्दी रेडी करो, स्कूल जाना है। मैं मम्मी कब बन गई यार? योनू कंफ्यूजन में आंखें फाड़ कर कहती है कि एक छोटा लड़का मम्मी कहकर भाग कर आता है। योनू उससे डरकर पीछे हट जाती है। तभी उसका पति पूछता है कि खाने में क्या बना है हनी? बिहेवियर से तो ये स्वीट हस्बैंड ही लगता है, पर खाना तो बना ही नहीं। कोई बात नहीं हनी, ये कहकर वो बच्चे का कॉर्नफ्लेक्स मुंह में दबाकर चला जाता है। योनू बाहर आकर परलोक के मैनेजर को कोसती है कि तुम्हें गेम खेलने के लिए मेरी लाइफ मिली थी क्या? तुम नरक में जाओगे। तभी छोटू आता है। योनू को अपनी माँ का पर्स पकड़ाता है। वैसे छोटू का नाम आरी है। योनहू जिस औरत की बॉडी में है उसका नाम कोनसू था और उसकी उम्र 34 साल की थी। उस एरिया की अमीर औरत कंप्लेन करती है कि तुम्हारे बच्चों ने बिल्डिंग के लिफ्ट में लगे एडवर्टाइजमेंट के पोस्टर को चुरा लिया है। ऐसे लो क्लास लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। योनहू अब बिगड़ जाती है कि लो क्लास किसे कहा बे? मेरी क्लास देखोगी तो मुझसे भी भीख मांगोगी, भीख। आरी उसे खींचकर बस स्टॉप पे लेके जाता है जहाँ कोनसू की फ्रेंड्स खड़ी होती हैं। सबके सब योनू को कोनसू समझकर पूछती हैं कि कल रात मूवी क्या थी यार, क्या गजब थी। वे कोनू के कंधे पर हाथ डालती हैं, उससे प्यार से मारती भी हैं। ये सब कुछ योनू को बहुत नया और अजीब लगता है क्योंकि वो किसी से मिंगल नहीं होती है। हमेशा खुद को सबसे बेहतर समझती थी। बच्चे स्कूल बस में चले जाते हैं तो सारी औरतें योनू को जबरदस्ती एक जगह लेके जाती है जहाँ वे पेपर बैग्स फोल्ड करती हैं। एक कवर के 50 पैसे मिलेंगे और इस बिजनेस को आगे बढ़ाकर हम अमीर बन जाएंगे। योनू सोचती है कि ऐसे करके अमीर बनने में तो 100 साल लग जाएंगे। फिर वे योनू को अपने यूजुअल रेस्टोरेंट में ले जाकर डिस्कस करती है कि उस टीवी सीरीज में हीरोइन का ड्रेस कितना अच्छा था यार। बातों ही बातों में योनू को पता चलता है कि उसकी शादी यानी कोनसू की शादी 18 की उम्र में हो गई थी। योनू तो ठहरी फेमिनिस्ट, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो रेस्टोरेंट जाकर मैरिज रिंग को निकालने लगती है। तभी परलोक का मैनेजर टपक पड़ता है कि इसे निकालोगी तो तुरंत मर जाओगी। योनू फैसला करती है कि अब अपने पुराने लाइफस्टाइल के हिसाब से जिएगी। वो एक बड़े सुपरमार्केट से कॉस्टली ड्रेसेस खरीद लेती है और एक्सपेंसिव फूड आइटम्स भी, लेकिन उसके पास बिल अमाउंट का 10% भी नहीं होता। फिर अपनी प्रेजेंट औकात के हिसाब से वो चीजें खरीद कर लेके जाती है। तभी उसकी फ्रेंड कॉल करती है कि बच्चा स्कूल से आ गया है और तुम कहाँ घास चर रही हो, जल्दी आओ। योनू भाग कर आती है तो आरी मुंह फुलाकर खड़ा होता है कि मम्मी उसे लेने के लिए नहीं आई। रात को योनू बीफ स्टीक और ऑमलेट बनाती है जो उसका फेवरेट फूड है, पर इन लोगों को ये फूड खाना ही नहीं आता। योनू कहती है कि मैंने इतने साल तुम लोगों के लिए मेहनत की है, अब मैं 1 महीने के लिए वेकेशन पर जाना चाहती हूँ। इस तरह वो इस घर से बच निकलना चाहती है, पर किमी रूडली कहती है कि आप चली गई तो हमारा खाना कौन पकाएगा, कपड़े कौन धोएगा, घर का साफ सफाई कौन करेगा। योनू कहती है कि हम बाय रख लेंगे। ओह, मेरे डांस क्लास के लिए पैसे नहीं है, पॉकेट मनी देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन नौकरानी रख लेंगी और वेकेशन पर जाएंगी। वाह, इस तरह चिल्लाकर वो चले जाती है। हुआन कहता है कि अपने टीवी सीरियल की दुनिया से बाहर आ जाओ हनी। रात को बच्चे सो जाते हैं तो हुआन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर योनू उसका हाथ मरोड़कर कहती है कि मैं 18 साल की थी जब तुमने मुझसे शादी की और जल्दी जल्दी 2 बच्चे भी कर दिए। तुमने मुझे इस 4 दीवारी में कैद करके रखा, मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। आइंदा हनी वनी कहकर मेरे पास भी भटके तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह चिल्लाकर वो अपना पिलो और बेडशीट लेकर हॉल में चली जाती है। हुआन उदास होता है कि इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इसके एम्बिशंस और कुछ है और ये इस घर में खुश नहीं है। अगले दिन वो अपने दोस्त को ये बात बताता है तो वो कहता है कि जरूर तुम्हारी वाइफ का अफेयर चल रहा होगा। तभी उनका बॉस वहां पर आता है तो हुआन उसको एक नया प्रोजेक्ट दिखाता है, पर वो अकड़कर कहता है कि ओवर स्मार्ट मत बनो, मैं जो काम देता हूँ सिर्फ वो करो। यहाँ येनहू को उसकी नई फ्रेंड्स एक पिटिशन पर साइन करने को कहती है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी इस बस्ती को हटाकर कोई बिल्डिंग बनाने के इरादे से आ रही है, उसी के अगेंस्ट हम पिटिशन रेडी कर रहे हैं। ये सुनकर योनहू को अपने क्लाइंट की बात याद आती है, शायद वो इस बस्ती को हटाने की बात कर रहा था। वो तुरंत अपने पुराने घर में जाकर उस वीवीआईपी क्रेडिट कार्ड को निकाल लेती है, फिर शानदार ड्रेसेस खरीदती है। वहाँ किमी को स्कूल में एक अमीर दोस्त मिलता है। आरी परेशान है कि उसकी माँ वियर्ड बिहेव कर रही है, शायद वो बीमार है, इसलिए वो बेचारा मेडिकल से विटामिन की टैबलेट ले लेता है।
तभी हुआन वापस आकर बरस पड़ता है कि तुम ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि शादी कर लो शादी कर लो। मैं तो माथा पीट रहा था कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने दो, उसके बाद नौकरी मिल जाएगी फिर शादी करेंगे, लेकिन तुमने ही जिद पकड़ के रखी हुई थी कि तुम्हें शादी करके बच्चे पैदा करने हैं और एक हाउसवाइफ बनकर अपना घर सजाना है, और अब तुम मुझे दोष दे रही हो। योनू हक्की बक्की रह जाती है कि ये फ्लैशबैक जाने बगैर ही मैं इस आदमी से लड़ बैठी। हुआन उसको एक कवर पकड़ाकर कहता है कि अगर तुम मुझसे इतनी तंग आ गई हो तो ये लो डाइवोर्स पेपर्स, साइन कर दो। उसने तो सोचा था कि योहुन उसे नहीं लेगी, पर वो ले लेती है, लेकिन हुआन उसे कस के पकड़ कर रखता है। पर आखिर योन उसे छीन लेती है और हुआन मायूस होकर अंदर चला जाता है। अगले ही पल वो मातम मनाता हुआ बाहर आता है कि मेरे 6 महीने की सैलरी एक ही दिन में ये कोट सूट खरीदने में खर्च कर दी तुमने। योनू कहती है कि ये मैंने अपने पैसों से खरीदे हैं। हुआन चौंक कर पूछता है कि ये मेरा और तुम्हारा अलग कब से हो गया हनी। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है क्योंकि योनहू जो फिलहाल कोन्सू के शरीर में है उसने बिना परमिशन योनहू का क्रेडिट कार्ड यूज किया। योनू कहती है कि ये मेरी फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड है, पर पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती। तब हुआन कहता है कि ये जिस लॉयर का क्रेडिट कार्ड है वो मेरी फ्रेंड है, उसने हमारे घर की हालत देखकर ये क्रेडिट कार्ड मुझे दिया था। पुलिस हुआन का बैकग्राउंड चेक करके पता लगा लेती है कि सच में हुआन उसी लॉ स्कूल में पढ़ता था जहां योनहू पढ़ती थी। फिर वे उन्हें छोड़ देते हैं। इस तरह वो योनहू को बचा लेता है। वो पूछता है कि क्या तुम्हारा किसी के साथ कोई अफेयर है। योनहू कहती है कि नहीं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये कहकर वो बड़े प्यार से योनहू के सर पर हाथ फेरता है। उसका ऐसा करना योनहू को एक नई फीलिंग देता है जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। तभी यमलोक का मैनेजर उसे फिर से वार्निंग देने जाता है कि तुम अपनी पुरानी लाइफ में खोई रहोगी तो इस औरत की लाइफ कैसे जियोगी। योनहू प्रॉमिस करती है कि अब से मैं एक अच्छी हाउसवाइफ बनकर रहूंगी। वो कॉस्टली ड्रेसेस रिटर्न करना चाहती है, लेकिन हुआन कहता है कि इस ड्रेस में तुम बहुत ही अच्छी लगोगी। अपनी वाइफ के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा तो किसे दूंगा। यू डोंट वरी हनी, इनके पैसे मैं चुका दूंगा। योनहू रियलाइज करती है कि वो धीरे धीरे इस आदमी के प्यार तले दब रही है। कुछ भी कहो, ये बहुत ही लविंग हस्बैंड है। वैसे आपका क्या कहना है दोस्तों, कमेंट्स में बता दीजिए। अगर हुआन का कैरेक्टर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगले दिन से योनहू उस कंपनी का काम भी करने लगती है जो इस बस्ती को हटाकर बिल्डिंग बनाना चाहती है। वो हुआन का कबर्ड खोलती है तो उसमें एक फाइल में चवन्नी अठन्नी का भी हिसाब लिख कर रखा होता है। ये सब योन को बहुत अजीब लगता है क्योंकि वो सिर्फ बड़े बड़े अमाउंट्स का हिसाब रखती थी। जब हुआन लौटता है तो योनहू पेपर्स को बेड के नीचे छिपा देती है। हुआन कहता है कि कल एक ऑफिस में एक पार्टी है, क्या तुम चलोगी मेरे साथ। योनहू मान जाती है। योनहू की ड्रेस और हेयर स्टाइल देखकर हुआन तो दंग रह जाता है और कहता है कि तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हें मेरे साथ आने में शर्म तो नहीं आ रही है। योनहू हंस पड़ती है और वे कंपनी हेड से मिलते हैं, पर इससे पहले कि हुआन उन्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता सके उसका बॉस उसे टोक देता है। ये देखकर योनहू को गुस्सा आता है और वो डाइनिंग टेबल पर सबके सामने कंपनी हेड को उस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है। वो बहुत इंप्रेस होकर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देता है। इस पर हुआन का बॉस चिढ़कर हुआन को डांटता है। योनहू भड़क जाती कि तुम अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए मेरे पति का प्रमोशन रोकना चाहते हो। तभी बॉस योनहू को कुछ गलत कह देता है। हुआन गुस्से में बॉस को एक पंच मारता है कि मेरी वाइफ के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं मार डालूंगा। योनहू इसे एक मिडिल क्लास हस्बैंड समझ रही थी, पर ये तो अपनी वाइफ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर वे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां हुआन परेशानी में खूब ड्रिंक करता है। वैसे हुआन बहुत ही सहनशील आदमी है, पर कोई उसकी पत्नी को कुछ कहे तो वो चुप नहीं रह सकता। योनहू पूछती है कि तुमने लॉ स्कूल की पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ दी। हुआन हंसता हुआ कहता है कि तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे सब भूल गई। खैर फिर बता देता हूँ। लाइफ बहुत बेस्वाद चल रही थी, लेकिन फिर एक खूबसूरत लड़की से मेरी शादी हो गई और मेरी लाइफ खुशी से भर गई। फिर हमारी एक प्यारी सी बच्ची हुई, उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थी। तब मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे परिवार की खुशी ही मेरी खुशी है। अपने परिवार को कभी भूखा नहीं रखने दूंगा, मैं उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैं तो अनाथ आश्रम में पला बड़ा हुआ था, इसलिए मैं फैमिली की अहमियत को जानता हूँ। बस फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी और जैसे तैसे करके एक नौकरी ज्वाइन कर ली और आज तक उसी ऑफिस में नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास सक्सेसफुल करियर तो नहीं है, पर मैं दुनिया का सबसे हैप्पी आदमी हूँ। योनहू अपने आंसू रोक कर बैठी होती है क्योंकि वो लाइफ में कभी भी ऐसे अच्छे आदमी से नहीं मिली थी जो अपनी फैमिली को सब कुछ मानता हो। रात को आरी योनहू को हक करके सो जाता है। अब योनहू का वो प्यार, परिवार, अटैचमेंट, ये सब कुछ धीरे धीरे फील होने लगता है। अगले दिन योनहू इस फैमिली का हिस्सा बन जाती है। वो किचन में कुक कर रही होती है और चावल धोने लगती है, पर उसे चावल भी धोना नहीं आता। ये तो चावल के साथ कुश्ती कर रही है। किमी आकर पॉकेट मनी मांगती है तो योनहू पूछती है कि स्कूल तो 9 बजे है, तुम 7:30 बजे कहाँ चल दी, बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हो। किमी घबराकर कहती है कि बॉयफ्रेंड नहीं, सिर्फ फ्रेंड है।
अगर पॉकेट मनी चाहिए तो जाकर उन शॉपिंग बैग्स को फोल्ड करो, 300 बैग्स को फोल्ड करोगे तो $10 दूंगे। किमी गुस्से में चली जाती है। योनू अब एक स्ट्रिक्ट मम्मी बन चुकी है। उस रात उस एरिया का नाइट मार्केट चालू हो जाता है और वही अमीर औरत इसे चला रही है। वो सबसे भाड़ा वसूल कर रही होती है। आरी एक जगह गिर जाता है तो स्नैक्स की दुकान का ओनर उसे उठाकर बैंडेड लगाता है। इतने में वो औरत भाड़ा न देने के लिए स्नैक्स वाले को खूब इंसल्ट करती है। अब योनहू उस औरत की लेती है क्लास की अपार्टमेंट बिल्डिंग पर तुमने जो एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड और सेलफोन टावर लगा के रखा हुआ है उसका रेंट तुम हमारे साथ शेयर नहीं करती, खुद ही हड़प जाती हो और उसका इनकम टैक्स भी नहीं भरती। उस आदमी से माफी मांगो वरना इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। वो औरत घबराकर सॉरी कहकर चली जाती है। सभी हैरान होकर पूछती हैं कि ये लॉ पॉइंट्स तुमने कहाँ से पता करे। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड लॉ स्कूल के स्टूडेंट थे ना, उन्होंने मुझे बताया। अगले दिन किमी सारे शॉपिंग बैग्स फोल्ड करके लाती है। अब योनू उसे $10 दे ही देती है। किमी उस अमीर फ्रेंड के घर जाती है। वो किमी को किस करने आता है तो किमी मना करती है। फिर वो देखती है कि वहां पर एक कैमरा छिपा कर रखा हुआ है और उस लड़के का गैंग भी वहां मौजूद है। वे योनहू को जाने नहीं देते। अगले दिन में किमी घर आकर सीधे कमरे में जाकर सो जाती है। योनहू को उसका बिहेवियर ठीक नहीं लगता तो वो जाकर देखती है कि किमी के चेहरे पर चोट आई है। किमी चिल्लाती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। योनहू कहती है कि तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे खुल के बताओ बेटा, रोने से काम नहीं चलेगा। किमी कहती है कि मेरी हालत देखकर आपको यही कहने की सूझी, क्या आप ये नहीं कह सकती कि बेटी फिक्र मत करो, तुम यहाँ सेफ हो, मैं सब संभाल लूंगी। अब योनहू रियलाइज करती है कि वो वाकई नहीं जानती कि एक टीनेजर के साथ कैसी बात करनी चाहिए। किमी के घुटने के ऊपर भी चोट लगी होती है और योनहू बेडशीट हटाने की कोशिश करती है। तब किमी कहती है कि डरो मत मम्मी, मैं उन लड़कों से बचकर भाग आई, मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या मैं अब स्कूल नहीं जा सकती? योनहू को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है तुम स्कूल जाओगी और तुम्हें कोई कुछ भी नहीं करेगा, मम्मी सब संभाल लेगी। ये कहकर वो किमी को गले लगा लेती है। अगले दिन योनहू और किमी उस अमीर लड़के के पिता और उसके लॉयर से मिलती हैं। उसका लॉयर बिल्कुल वही कहता है जो फर्स्ट सीन में योनहू ने उस विक्टिम की माँ से कहा था। योनहू को अब उस माँ का दर्द महसूस होता है और वो बहुत रोने लगती है। किमी भी उस विक्टिम की तरह कहती है कि हम केस नहीं करेंगे मम्मी, चलो यहाँ से। पर योनहू उसके आंसू पोंछकर रेस्टरूम से बाहर आती है और अपने पॉकेट से एक रिकॉर्डर निकालती है जिसमें वो उनकी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है। वो कहती है कि मुझे भी कानून पता है और मैं इस लड़के को चैन से नहीं जीने दूंगी। तुम चाहे फौरन जाओ या दूसरी दुनिया में ही क्यों ना जाओ, वहां मैं पोस्टर लगवाऊंगी कि तुम बलात्कारी फैमिली को बिलोंग करते हो। बदनामी क्या सिर्फ लड़की की हो सकती है? तुम्हारी भी होगी बेटा, देख लेना। लड़के का बाप घबरा जाता है पर लड़का उठकर किमी को गाली देता है। योनहू उसके बाल पकड़कर कहती है कि मेरी बेटी तुम्हारे घर आई क्योंकि उसे तुम पर विश्वास था, लेकिन तुमने उसके साथ विश्वासघात किया और ऊपर से उसे गाली भी देते हो, सॉरी बोलो। वो रोते हुए सॉरी कहता है। तब जाकर योनहू उसे छोड़ती है। अब किमी अपनी मम्मी के बारे में बहुत प्राउड फील करती है कि वो कितनी हिम्मत वाली औरत है। योनहू भी बहुत इमोशनल हो जाती है पर अगले सेकंड कहती है कि रोने धोने के बहाने शॉपिंग बैग्स फोल्ड करना मत भूलना, समझी? मम्मी तुम भी ना मूड स्पॉइलर हो। इस हंसी मजाक के साथ किमी अपना दर्द भूल जाती है। अब योनहू पूरी तरह कोंसू की लाइफ में सेट हो चुकी है और इस लाइफ को बहुत एंजॉय करने लगती है। तभी परलोक का मैनेजर आकर बताता है कि अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है, उसके बाद तुम अपनी पुरानी लाइफ में जिंदा हो जाओगी। योनहू एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि उसे इस प्यारे से परिवार को छोड़कर जाना पड़ेगा। योनहू को खोकर ये लोग कैसे रह पाएंगे? पर मैनेजर कहता है कि यही तो विधि का खेल है, इसे कोई नहीं रोक सकता। वहाँ हुआन का बॉस उससे बदला लेने के लिए उसे ट्रांसफर कर देता है। हालांकि हुआन ने ट्रांसफर नहीं मांगा था। हुआन बहुत दुखी होकर योनहू को बताता है। योनहू अगले ही दिन बॉस से मिलती है और अपने बिहेवियर के लिए सॉरी कहती है पर वो कुछ ज्यादा ही अकड़ कर चला जाता है। लेकिन तब योनहू अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स को यूज करके उस कंपनी के सीईओ को कॉल करती है जो कि योनहू का पुराना क्लाइंट है। उसकी बातें सुनकर बॉस गिड़गिड़ाने लगता है और भीगी बिल्ली की तरह योनहू के आगे सिकुड़ कर बैठ जाता है। फिर वो ट्रांसफर कैंसिल करने का वादा भी करता है। वहाँ आरी की आंखों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो किसी चीज से टकरा कर गिर जाता है। डॉक्टर बताता है कि ये एक अलग किस्म की आई डिजीज है जिसकी वजह से वो ठीक से देख नहीं पाता। तब योनहू को याद आता है कि उसे खुद भी बचपन में ये डिजीज थी पर उसकी माँ ने उसे ठीक करवाया था। अब योनहू परलोक के मैनेजर से पूछती है कि मेरा फैमिली डिजीज इस लड़के को कैसे हुआ। वो बताता है कि फिलहाल तुम ही इसकी माँ हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली में जो डिजीज थी वही इससे भी होने के चांसेस हैं। ये क्या पागलपन है, मुझे नर्क में भेज दीजिए लेकिन इस परिवार को खुश रखिए। ये कहकर योनहू बहुत रोती है। इतने में हुआन आ जाता है तो मैनेजर गायब। उस रात योनहू आरी के पास लेटकर उससे अपनी लाइफ की कहानी सुनाती है और बताती है कि बचपन से मैं अकेले जी रही हूँ पर आज मेरा भी एक परिवार है, लेकिन तुम लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता, मैं बहुत ही अनलकी हूँ। ये कहकर वो बहुत रोती है। अगले दिन आरी का एक आई ऑपरेशन चल रहा होता है और तभी परलोक का मैनेजर आकर योनहू को लेके जाता है
और कहता है कि थोड़ी देर में कौनसो की लाइफ खत्म हो जाएगी और फिर तुम अपनी लाइफ में लौट सकती हो। पर योनो विनती करती है कि अंदर मेरे बेटे का ऑपरेशन चल रहा है और मेरा पति वेट कर रहा है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी पुरानी लाइफ में नहीं जाना चाहती। पर मैनेजर कहता है कि ये तुम्हारा परिवार नहीं और तुम विधि को नहीं बदल सकती। पर योनो जिद करके हाथ छुड़ाकर भागती है तो सड़क पर उसका पैर फिसल जाता है। तभी एक ट्रक तेजी से आ रहा होता है जिसका ब्रेक फेल हो चुका है। योनो रोती है कि प्लीज एक बार मेरी मदद कीजिए। उसकी हालत देखकर मैनेजर को भी बहुत बुरा लगता है और वो ट्रक को रोक देता है। योनो तुरंत उठकर भागती है। हुआन बताता है कि ऑपरेशन अच्छा हुआ, थोड़ी देर में हम आरी को देख सकेंगे। ये सुनकर योनहो को चैन आता है। हुआन बेटे को देखने जाता है तो योनहो किमी को गले लगाकर कहती है, पापा और भाई का ख्याल रखना, कभी किसी से डरना मत और हिम्मत से काम लेना, ओके? मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। किमी पूछती है कि कल आपने कौन सा सीरियल देखा मम्मी, इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? इस तरह मजाक में वो स्कूल चले जाती है। योनो आरी को देखने जाती है। उसके मुंह से मम्मी शब्द सुनकर वो फिर पिघल जाती है और कहती है कि पापा का कहा मानना, दीदी से झगड़ा मत करना, ओके? बहुत ही क्यूटली कहता है कि ओके मम्मी, मैं गुड बॉय बनूंगा, तुम कल भी मुझसे मिलने आना, ठीक है? ये कहकर योनो बाहर आती है और हुआन के पास चुपचाप बैठ जाती है। वो पूछता है तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे ठीक हो जाएगा। योनो कहती है कि तुम मुझे एक बार हनी कहो ना। हुआन हंस पड़ता है कि आज तुम्हें क्या हुआ? ठीक है हनी, बताओ क्या हुआ? योनो कहती है कि बच्चों का ख्याल रखना और तुम हमेशा खुश रहना, समझे? हुआन हंसकर कहता है कि ठीक है, जब तक तुम शॉपिंग करके नहीं लौटती तब तक मैं इस परिवार को अपने सर पे बैठा कर रखूंगा और खुश भी। तुम जल्दी शॉपिंग करके लौटाना, ठीक है? योनो उठकर जाने लगती है। इस एक महीने में उसे इतना प्यार मिला है, इतने सारे इमोशंस मिले हैं कि वो ये सब कुछ भूलने को तैयार ही नहीं होती। लेकिन अब एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म होने वाला है। यहाँ कट करके दिखाते हैं कि योनो कोमा से उठ गई है और अपनी पुरानी लाइफ में लौट आई है। वो उठकर तुरंत उस हॉस्पिटल में जाती है जहाँ आरी को एडमिट किया था, पर वहाँ आरी नहीं होता। दरअसल एक हफ्ते के बाद ही योनो कोमा से बाहर निकली होती है। फिर वो हुआन के घर जाती है लेकिन वहाँ भी कोई नहीं होता। फिर उस रेस्टोरेंट को देखती है जहाँ वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताती थी। फिर स्कूल बस वाले बस स्टॉप पर जाती है। एक महीना उसने जो लाइफ जिया उसे हर जगह ढूंढती फिरती है। फिर वो अपने कलीग का एक रिकॉर्डर देखती है जिसमें उस सेक्सुअल असॉल्ट केस का एविडेंस होता है। आज के सारे केसेस तुम देख लो, मैं अब ये काम नहीं करूंगी। ये कहकर वो घर जाती है और अपनी चीजें पैक कर रही होती है। तभी वो अपनी और अपनी माँ की एक फोटो देखती है जिसमें उसके पापा भी होते हैं, पर कई साल से उसने उसे फोल्ड करके रखा था और उसे उसके पापा का चेहरा भी याद नहीं। पहली बार उस फोटो को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है। दरअसल यही योनहो के मरे हुए पिता हैं और येनो को फैमिली की अहमियत समझाने के लिए उन्होंने परलोक के मैनेजर का रूप लेकर ये सब कुछ किया था। ये जानकर योनहो फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पापा को याद भी करती है। फिर वो अपने फ्लाइट पर चढ़ती है। तभी पीछे से आरी आवाज देता है कि मैडम थोड़ा साइड हटिए ना। योनहो शॉक होकर पूछती है कि बेटा आरी तुम कैसे हो? वो पूछता है क्या आप मुझे जानती हैं? इतने में किमी और हुआन भी आ जाते हैं। आरी बताता है कि हमारी मम्मी भगवान के पास चली गई, इसलिए हम दूसरे शहर जा रहे हैं। योनहो उसे सॉरी कहती है। हुआन कहता है कि बच्चों को यहाँ माँ की बहुत याद आती रहेगी, इसलिए मैं कहीं और ट्रांसफर लेके जा रहा हूँ। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? योनो कहती है कि मैं अपने पापा से मिलने जा रही हूँ। बातों ही बातों में योनो उस जगह का एड्रेस जान लेती है जहाँ हुआन और बच्चे रहने वाले हैं। तब योनो के चेहरे पे एक स्माइल आती है जिससे साफ पता चलता है कि वो एक बार फिर इस परिवार के साथ जरूर जुड़ेगी। और इसी के साथ ही बहुत ही टचिंग और इमोशनल और बहुत ही प्यारी मूवी यहाँ खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।